चलो कम टू करंट अफेयर्स। पेज नंबर 2 पे आओ। चैप्टर 1 इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर 2। देखो इसमें ना तुमको करंट अफेयर्स में टोटल देयर आर 4 चैप्टर्स, बट पहला दुखद बात सुन लो, 4 चैप्टर में से अगर आया तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, काश मेरे को पता होता। लेकिन देखो एटलीस्ट कैसा है ना, बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक होता क्या है, करंट अफेयर्स है क्या, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे एनसीएलटी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर ऐसे आएगा असीन, सार्क, बिम्स्टेक, वो सब बेसिक पता होना चाहिए। बिकॉज इधर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कभी इसमें से जो 4 चैप्टर है इसमें से कभी 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो ये 4 चैप्टर के भरोसे तो रहना ही मत। कुछ लोग मानेंगे ये 4 चैप्टर पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स हो जाएगा, नहीं होएगा इसे। बिकॉज इट इज साउंड्स लाइक करंट अफेयर्स ओनली, तो कुछ भी बाहर का भी ये लोग पूछेंगे, तो इसकी उम्मीद में तो पहले ही बोल देता हूं जरा भी मत रहना, समझा। तो तुम मेरे को ही अल्टीमेटली गाली दो कि मैं अगर ऐसा बोल दूं ना ये 4 चैप्टर पढ़ के जाओ इसमें से ही आएगा, और क्योंकि मुझे खुद को पता है इसमें से कुछ नहीं आने वाला है। नाम ही क्या है करंट अफेयर्स, तो तुमको लेटेस्ट अपडेटेड चीजें ही पूछेंगे। तुम्हारा जो अगर मई अटेम्प्ट है तो अप्रैल पड़ेंगे, जुलाई वालों को जून तक करना पड़ेगा। इतना तो तुमको कम से कम करके जाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज यू कैन से कि लास्ट 6 मंथ्स का तुमको करना है। लास्ट 6 मंथ का भी तुमने किया ना तो बस हो गया, समझा। इसका चैनल पे मैं तुमको मंथली करंट अफेयर्स डालूंगा। अभी मैंने शायद लास्ट मार्च का डाला था, शायद अप्रैल का मेरा बाकी है, तो अप्रैल नहीं मार्च भी बाकी है। मैंने लास्ट फेब का डाला था, तो मार्च अप्रैल का एक बार देख लेना। ये इसका यूट्यूब चैनल है ना, उस पे है बराबर। तो जो जो करंट अफेयर्स के वीडियोस चैनल पे आते हैं ना प्लीज देखो। जैसे पद्मा अवार्ड्स का आता है, ठीक है, फिर कोई G20 कमिटी है उसका आएगा, देन ये सब चीज़ों को मतलब कुछ ना कुछ ये लोग पूछेंगे ही पूछेंगे जो बाहर की चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है आफ्टर फुटबॉल, कब कब होता उसके बाद शायद फुटबॉल पे कुछ पूछ ले, बराबर। तो तैयार रहना, दिमाग, समझा, ठीक है। चलो सबसे पहले बेसिक चीज देखते तुम्हारा जीके कितना अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री मुर्मू द्रौपदी, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले तो ये होता कौन है ना। देखो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, बराबर। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस है ना, वो सबसे ऊपर का जज, हाईएस्ट अथॉरिटी जो जज के हाथ में है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं उसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पावर सुन लो एक बार कि अगर समझो इंडिया में प्रेसिडेंट नहीं है और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन, और दे आर नॉट अपॉइंटेड, और दे रिजाइन, और मर गए, कुछ भी ऐसा हुआ, अगर ये दो अथॉरिटी नहीं है, पीएम एंड प्रेसिडेंट, तो डिसीजन मेकिंग पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। मतलब एक जज कंट्री को चलाएगा, बराबर। उसका नाम है D.Y. चंद्रचूड़। डी डी फॉर दिल्ली, D.Y. चंद्रचूड़। ये सब नाम याद रखना। ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आरबीआई का गवर्नर कौन है? हु इज आरबीआई गवर्नर?
अरे कौन है आरबीआई गवर्नर? आरबीआई गवर्नर का नाम है, सुना है ऐसा कुछ? हो गया। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमण। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? गुड क्वेश्चन है ना, राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह। रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? रेलवे किसके हाथ में है? उसका नाम है अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव इज अ मेल, वो इंसान है, मर्द है, फीमेल नहीं है। नाम से तुमको अश्विनी क्या फीमेल लगी ना? नहीं। अश्विनी वैष्णव, रेल मिनिस्टर। अच्छा, एप्पल का सीईओ? टिम कुक। टेस्ला का सीईओ? एलन मस्क। ELON, टेस्ला। टेस्ला स्पेसएक्स, उसका सीईओ एलन मस्क। स्पेसएक्स। अमेजॉन का सीईओ? जेफ बेजोस गया। चल बे, जेफ बेजोस के बाद कौन आया पता है? एंडी जेसी। ANDYJASSY। फिलहाल इतना याद रखो, आगे बहुत नाम आएगा, याद रखना पड़ेगा। समझा? इंडिया का कैपिटल? थैंक यू। चलो सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर, पहले आ जाओ पेज नंबर 32 पे। उसमें देखो कुछ बिजनेस पर्सनालिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। पेज नंबर 32, सबसे पहला है अपना मुक्का भाई, दैट इज मुकेश अंबानी। ओके, मुकेश अंबानी का इंफॉर्मेशन देखो, ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस एंड ही इज अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, बराबर, जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का पार्ट है। ओके, थर्ड लाइन में देखो, ही इज ऑल्सो MBA फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US, बराबर। और वो भाई साहब ने रिलायंस का बोर्ड ज्वाइन किया था इन द ईयर 1977। ठीक है, आज तक वो रिलायंस के बोर्ड है। ठीक है, प्लस उसके बाद देखो उसके अचीवमेंट। मुकेश अंबानी इज अ मेंबर ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो भाई साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी मेंबर है। उसके बाद फॉरेन मेंबर्स ऑफ द प्रेस्टिजियस US नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, उसका भी वो मेंबर है। मेंबर ऑफ द ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, वो बैंक ऑफ अमेरिका का भी एडवाइजर है, बराबर। तो ये उसके अचीवमेंट है। प्लस और देखो एक है इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन, वो उसका भी मेंबर है, बराबर। उसका डिग्री क्वालिफिकेशन याद रखना और कहाँ कहाँ मेंबर है वो याद रखना। सेकंड देखो, अजीज प्रेम जी, तुमने ये कंपनी का नाम शायद सुना होगा, विप्रो, तो कंपनी का फाउंडर है, दैट इज अजीज प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, बराबर। ये पर्सन को ऐसा माना जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा डोनेशन करता है। और सेकंड लास्ट लाइन में देखो लिखा है, इन 16,000 से ज्यादा स्कूल में कंप्यूटर लैब जो होते हैं, जो में भी कंप्यूटर लैब होता था,
16,000 स्कूल से ज्यादा स्कूल में इसने कंप्यूटर लैब सेटअप करवाया है एट इज ओन एक्सपेंसेस, नेशन उसने दिया है, ठीक है। देन उसमें एक लाइन है ऊपर से, फिफ्थ लाइन, हाँ उसमें देखो, नॉन प्रॉफिट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, एक एनजीओ भी है इसके नाम का जो सोशल सर्विस करता है। नेक्स्ट देखो, कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप है, ये उसका अभी करंटली चेयरमैन है, बराबर। प्लस ये भाई साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है, बिजनेस एडवाइजर, बराबर। तो इंडिया को क्या बिजनेस पॉलिसीज बनानी चाहिए ना, वो उसके ऊपर भी एडवाइस देता है। कौन? कुमार मंगलम बिरला। एंड बाय क्वालिफिकेशन ही एमबीए एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। चाहिए तो कहीं पे लिख के रखो, अदरवाइज है लिखा ही होगा अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, टिम कुक। अब भी मैंने बोला किसका सीईओ, ये भाई साहब है ना, स्टीव जॉब्स की जगह पे आया है। स्टीव जॉब्स की जो डेथ हुई थी 2011 में ड्यू टू कैंसर, उसके बाद इसको अपॉइंट किया था टिम कुक को एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, बराबर। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इज बिल गेट्स। ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसमें उसका नाम भी आता है। ऐसा माना जाता है कि बिल गेट्स है ना, पर आवर 4 CR कमाता है। एक घंटे का 4 करोड़ का उसका इनकम है, एक घंटे का। तो अगर वो दिन में 24 घंटा भी रहेगा ना, तो भी मतलब 96 करोड़ तो उसकी पर डे की इनकम होती है। अगर वो 6 घंटा सोएगा भी तो भी उसका वो पर आवर 4 करोड़ का इनकम चालू है उसका, उसके सोने से इनकम बंद नहीं हो रहा है, इतने उसके पास पैसा है। मतलब एक घंटे का कितना, 4 करोड़। अपन पूरी लाइफ भी 4 करोड़ जमा करते करते मर जाएंगे, ये बंदा 1 करोड़ 1 घंटे में कमा लेता है। छोड़ो गरीब लोग, आ जाओ इधर। नेक्स्ट देखो, एलन मस्क, बॉर्न इन साउथ अफ्रीका एंड बिजनेसमैन, इन्वेंटर एंड इन्वेस्टर। ये भाई साहब ने टेस्ला प्लस स्पेसएक्स प्लस अभी एक और कंपनी वो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लूप। ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट बन रहा है लूप करके। लूप ये हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा। हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जांपल देख लो, अगर लूप जैसे पहला बन रहा है मुंबई पुणे के बीच में, और अगर तुम ट्रेन से ट्रैवल करते हो ना पुणे, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स, बाय कार जाओगे तो 4 to 5 आवर्स। तुम लूप एक कैप्सूल है जो हाई स्पीड में ट्रैवल करेगा, तो मुंबई से पुणे का डिस्टेंस है 175 किलोमीटर। दैट जर्नी यू कैन कंप्लीट विद इन 25 मिनट्स। कैप्सूल है जो एक टनल जैसा बनेगा, उसके अंदर से वो कैप्सूल ट्रैवल करेगा हाई स्पीड में, और 25 मिनट में तुम 175 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करोगे। नो डाउट इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होएगा, ऐसा माना जाता है कि फ्लाइट की भी टिकट से ज़्यादा महंगा होएगा ये, बिकॉज तुम फ्लाइट भी पकड़ोगे ना पुणे का, इट विल टेक 1 आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर। ये उससे भी फास्ट है, बराबर। और वो फर्स्ट वो लोग बना रहे हैं बिटवीन मुंबई टू पुणे, तो वो पर्सन ये करता है। प्लस एलन मस्क का रिकॉर्ड है, ये भाई साहब ने ना स्पेस में रॉकेट्स भेजे, बराबर। अब तुम बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भाई साहब के पास है ना उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, इसने खाली बुक्स पढ़ पढ़ के रॉकेट्स बनाए और सक्सेसफुली लॉन्च भी किए। जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए तुम्हारे पास उस इंडस्ट्री का, उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इट मीन्स यू आर अ काइंड ऑफ साइंटिस्ट, तब जाके तुम रॉकेट लॉन्च कर सकते हो। ये बंदे ने ऐसे ही बुक पढ़ के रॉकेट्स बनाए और लॉन्च किए। तुम बुक पढ़ के पास नहीं हो सकते हो, ये बुक पढ़ के रॉकेट भी लॉन्च कर रहा है। नो डाउट इसके फर्स्ट 2 अटेम्प्ट फेल गए थे रॉकेट लॉन्च में, फिर थर्ड अटेम्प्ट आई थिंक उसका सक्सेसफुल हुआ था। और आज पर्सन ऐसे लेवल पे है कि ये नासा को हेल्प करता है। मतलब बंदा बाय क्वालिफिकेशन उस फील्ड का है ही नहीं, फिर भी वो नासा के साइंटिस्ट के साथ बैठ के रॉकेट्स लॉन्च की सब प्लानिंग करता है। तुम साइंटिस्ट के साथ बैठ के सोचो, लॉन्च की बात करोगे, इवन इफ यू डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन, तो लेवल ऑफ नॉलेज देखो क्या होएगा, बराबर। ये लेवल का नॉलेज है इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वॉरेन बफेट।
ही इज नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर। और ये भाई साहब इन्वेस्ट कर करके करोड़पति बनाए। जैसे इंडिया में था राकेश झुनझुनवाला, बराबर, उसको इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते थे, क्योंकि वो पर्सन भी बिजनेस में तो बाद में बना, बराबर, बट वो भाई साहब ने भी इन्वेस्ट कर करके वो बंदा टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया में आता था। एक लेवल पे वो टॉप 20 में भी था, बट ये भाई साहब खाली इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा उसने कमाया है, बराबर। तो ये वो पर्सन है वॉरेन बफेट, जिसको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ही इज अ इन्वेस्टर ऑल्सो, बट मैक्सिमम उसकी इनकम जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट से कमाई है, बराबर। और ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। उसके बाद देखो लीडर्स में आ जाओ, नरेंद्र मोदी। अब पढ़ लो यार, उसमें मैं क्या पढ़ा हूं, पढ़ लो वो पैराग्राफ। हो गया। चलो उसके बाद देखो जो बिडेन, ये भाई साहब यूएस प्रेसिडेंट है। किसकी जगह पे अपॉइंट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे ये अपॉइंट हुआ है। तो उसमें खाली फर्स्ट 2 पैराग्राफ मार्क कर लो, इससे ज्यादा कुछ पढ़ो मत। ओके, नेक्स्ट इज लामादिर पुतिन। ये भाई साहब है फ्रॉम द रशिया, रशिया प्रेसिडेंट। और ये भाई साहब रशिया को उतने अच्छे लेवल पे ले कि बीच में तो वहां के लोगों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया था कि एक लॉ पास कर देते हम लोग, तो ऐसा लिख देंगे जब तक पुतिन जिंदा है ना वो ही रशिया का प्रेसिडेंट होएगा और कोई नहीं चाहिए आपको। ये होने वाला था बट हुआ नहीं ड्यू टू सम रीजन। और फिर धीरे धीरे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। और रशिया यूक्रेन में कुछ लोग ऐसा मानते थे कि इट्स अ मिस्टेक ऑफ रशिया ओनली, यूक्रेन का मिस्टेक नहीं था इसमें। बट वॉर हो गया और वॉर नो डाउट यू कैन से कि यूक्रेन हार गया, बट उन्होंने भी बहुत फाइट किया था। और एक ऐसा टाइम था कि जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था वो बंदा खुद मिलिट्री के साथ मिशंस पे जाता था, मतलब खुद मिलिट्री के कपड़े वपड़े पहन के गन वन लेके निकल गया था जस्ट टू प्रोटेक्ट कंट्री। और वो जो पर्सन है ना उसका तो एक ऐसा सिचुएशन था कि वो बंदा जब प्रेसिडेंट था ना, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं था। पता है वो कैसे अपॉइंट हुआ था, किसी को पता है? वो बंदा है ना एक्टर था। कि एक मूवी रिलीज हुई थी, जैसे इंडिया में नायक मूवी आया था, एक दिन का सीएम, उसके साथ क्या हुआ, उसने एक मूवी में एक्ट किया था। मूवी में स्टोरी क्या था कि भाई साहब रात को एक कॉमन पर्सन है, एक दिन रात को सोता है और ड्रीम देखता है वो कि मैं यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन गया, तो मैं क्या क्या करेगा कंट्री के लिए। फिर बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्री को सर्व करता है और कंट्री बहुत आगे जाती है, ग्रोथ करती है कंट्री, बराबर। और पब्लिक का डिमांड हो जाता है इसको ही प्रेसिडेंट कंटिन्यू करो, यही हमको प्रेसिडेंट चाहिए, यही हमारा लीडर होना चाहिए, ऐसा सब होता है। और सडनली उसका आंख खुलता है तो उसको रियलाइज होता है ये तो ड्रीम है, बट जो भी था बहुत सही था। और मूवी खत्म। ये मूवी रिलीज हुआ ना, लोगों को लगा ये सच में ऐसा है, तो पब्लिक ने उसको रिक्वेस्ट किया इलेक्शन में खड़े हो जाओ। ये पब्लिक डिमांड पे इलेक्शन में खड़ा हो गया, बोलता है ठीक है अब तुम बोलते हो तो हो जाता हो। बंदा इलेक्शन जीत गया, प्रेसिडेंट बन गया, इस उम्मीद में पब्लिक ने उसको जिताया कि जो मूवी में किया ना वो सच में करेगा। तो हमको कल वोट करना चाहिए किसको, अनिल कपूर को, बराबर क्योंकि उसने जो सीएम बन के किया था वो हो जाएगा। फिर वो बंदा ऐसा प्रेसिडेंट बना है, जीरो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जीरो पॉलिटिकल नॉलेज, बस एक्टर था,
इलेक्शन में खड़ा हुआ, फर्स्ट इलेक्शन ही जीत गया, सीधा बन गया प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा मजाक हुआ उसके साथ, बट जो भी हुआ उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। चलो उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें ना कुछ बुक्स हैं बट ये सब आउटडेटेड बुक है, इसको पढ़ना नहीं है, पूरा कट कर दो 34। जैसे कुछ रीसेंट बुक्स है वो मैं तुमको वीडियो में मैं तुमको शेयर कर दूंगा, वो वीडियो वो देख लेना वीडियो। जैसे एक बुक आया था रिसेंटली जो बहुत अच्छा चला था, दोगलापन, रिटन बाय अश्नीर ग्रोवर। फिर एक बुक आया था शार्क, डॉल्फिन एंड द शार्क्स, ये नमिता थापर ने लिखा था। ठीक है, तो ऐसे जो अभी रिसेंटली वेल नोन बुक्स जो 2022 एंड में और 23 में लॉन्च हुई थी, तुमको वो याद रखना है। ये बुक सब बहुत पुरानी बुक है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 35 फुल कट कर दो, 34 35 दोनों उड़ाओ। चलो उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स पे आ जाओ। उसमें देखो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 21, इसमें देखो फर्स्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तुमको है ना अवार्ड का नाम याद रखना है और कौन सी फील्ड में दिया जाता है वो याद रखना है। तो देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड is given for the spectacular and the most outstanding performance in the field of sports by a sports person over a period of the previous 4 years। अगर तुमने 4 साल से ज्यादा कोई स्पोर्ट्स में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है तो तुमको नॉमिनेट करेंगे फॉर विच अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अगर तुम जीतते हो तो तुमको ये अवार्ड गवर्नमेंट देगा। देखो ये सब अवार्ड का वैल्यू इसके लिए बढ़ता है बिकॉज ये सब अवार्ड है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं दे रहा है। प्राइवेटली अवार्ड मिलते ना तो वो ऐसा भी हो सकता है पैसा खा के अवार्ड मिला, हाई पॉसिबिलिटी है उधर। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अवार्ड देगा मतलब गवर्नमेंट ने तुम्हारा टैलेंट रिकॉग्नाइज किया है। अच्छा, ये जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिर जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आया राजीव गांधी हटाया, अपने को ये नहीं चाहिए, तो उन्होंने जो हॉकी प्लेयर था, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, उसके नाम पे ये अवार्ड बनाया। धीरे धीरे देखो ऐसे काफी सारी जगह है जहां पे जो भी गांधी फैमिली का नाम था ना वो गवर्नमेंट ने हटाया है। आसाम में एक नेशनल पार्क है, उसका भी नाम राजीव गांधी के ऊपर था, वो भी हटा दिया था उन्होंने, बराबर। तो जहां जहां गांधी गांधी दिख रहा है ना उसमें भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वो पहला हटाया उसने। और फिर उसने बनाया नरेंद्र गांधी स्टेडियम, अरे सॉरी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बट उसमें भी कंट्रोवर्सी पता है क्या हुआ, सब लोग बोलते तो एक साइड तुम गांधी हटा रहे हो और एक साइड खुद का भी नाम डाल रहे हो। तो उसने जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया तो उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था। बट उसने ऐसा बोलकर डिफेंड किया था कि ये मैंने नहीं रखा है, ये गुजरात गवर्नमेंट ने रखा है। और गुजरात गवर्नमेंट ने इसके लिए रखा है बिकॉज मैं 11-12 साल गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, तो मैंने वो स्टेट को सर्व किया, उसके लिए उन्होंने रखा है। मैंने नहीं बोला मेरा नाम रखो, अब वो लोग ने रखा तो मैं क्या करेगा। ठीक है, बट गांधी फैमिली में एक चीज हमेशा होती थी, गांधी फैमिली खुद भी चालू करेगा ना तो वो हमसे चालू करते थे। ठीक है, राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, तो सब योजना के आगे पूरा फैमिली का नाम ही आ जाता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अर्जुन अवार्ड, ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स एंड द गेम्स, परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ द 4 years शोइंग द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये अवार्ड उसके लिए दिया जाता है, दैट इज नोन एज अर्जुन अवार्ड। देन आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड है ना ये कोच को दिया जाता है, प्लेयर को नहीं दिया जाता। जो बेस्ट कोच है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट ध्यानचंद अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसमें कोई ऐसे प्लेयर को अवार्ड दिया जाएगा जिसने अपनी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स को डेडिकेट कर दी है। मतलब जैसे सचिन 20 इयर्स के आसपास क्रिकेटिंग करियर था उसका, मतलब ऑलमोस्ट पूरा लाइफ जो होता है उसने किसको दे दिया, क्रिकेट को दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में उसको अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज गिवन टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज, sports control boards, NGO, including sports bodies
At the state and the national level, you have played a visible role in the area of the sports promotion and the development. जैसे समझो, ये है ना कंपनीज को दिया जाता है, एनजीओ को दिया जाता है ये अवार्ड। कौन सा? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जैसे तुम देखोगे ना, रेलवे का खुद का क्रिकेट टीम है, जैसे धोनी खेलता था रेलवे से, बराबर। वैसे तुम देखोगे ना, रिलायंस की खुद की क्रिकेट टीम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की खुद की क्रिकेट टीम है, इन्फोसिस की खुद की क्रिकेट टीम है। ये सब क्या करते हैं? अच्छे अच्छे प्लेयर्स को अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंट करने का काम क्या होता है? मतलब वो लोग क्या बोलेंगे, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस क्या बोलेगा, कोई अच्छे प्लेयर को जो अच्छा क्रिकेट खेलता है कि मैं तेरे को जॉब ऑफर करता हूँ रिलायंस में, मेरे यहाँ पे जॉब कर, एम्प्लॉय बन जा, प्लस साथ में तेरे को मेरी क्रिकेट टीम में भी खेलना है। अब वो बंदा जो क्रिकेट पैशनेट है, वो क्रिकेट खेलने के लिए मर रहा है, और रिलायंस उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि तेरे को जॉब भी मिलेगा और मैं तेरे को क्रिकेट खेलने भी देगा, मेरी टीम से तू खेल। अच्छे लेवल पे खेलेगा तो धीरे धीरे वो स्टेट के लिए खेलेगा, धीरे धीरे वो नेशनल लेवल पे खेलेगा, और धीरे धीरे वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे समझो, एक रिलायंस ने प्रमोट किया हुआ प्लेयर इंडिया का क्रिकेट का कैप्टन बनता है, तो नाम तो रिलायंस का भी हो गया कि रिलायंस ने इतना सपोर्ट किया था उसके स्ट्रगलिंग डेज में, और बंदा आज उधर पहुंच गया। तो ऐसा कोई प्लेयर जब पहुंचता है ना, तो रिलायंस को भी अवार्ड दिया जाता है। क्यों? ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए। और ये लोग सब, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो इसमें है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में उनकी क्रिकेट टीम में खेलता है, वो ऑलराउंडर है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उसको जॉब दिया, तो जॉब दिया, और जॉब में मस्त फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है कि सुबह तुमको अगर प्रैक्टिस करनी है क्रिकेट की, तो तुम सुबह 2 घंटा प्रैक्टिस करो। तो ये भाई साहब 6 से 8 प्रैक्टिस करता है, फिर फ्रेश व्रेश होता है, फिर रेडी होके 10 बजे ऑफिस जाता है, फिर वो प्रॉपर इवनिंग तक जॉब करेगा, शाम को वर्कआउट, डाइट फॉलो करना, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज वो सब करेगा। सैटरडे संडे इनको छुट्टी ही होता है, भले पूरा कंपनी सैटरडे काम भी करता होगा ना, क्रिकेट में जो खेल रहे हैं उसको सैटरडे संडे छुट्टी, वो 2 दिन छुट्टी, मतलब फुल प्रैक्टिस करनी है क्रिकेट। तो ये लोग क्या करते हैं, जॉब का भी पैसा दे रहे हैं, क्रिकेट खेलने का भी पैसा देते हैं। अब क्रिकेट में जैसे डाइट होता है, तो कुछ एक्सपेंसिव प्रोटीन्स लेते हैं, ये सब वो सब कंपनी स्पॉन्सर करता है फिर, बराबर। तो इसका एकदम सही सॉर्टेड है, भाई साहब अच्छा खेलता भी है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फुल फाइनेंस भी दे रहा है, जॉब भी सिक्योर्ड है, तो टेंशन नहीं है, बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंपनीज को भी अवार्ड मिलते हैं। कौन सा अवार्ड है ये? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन। देखो, प्रोत्साहन मीन्स प्रमोट करना, मोटिवेट करना, तो इसके लिए अवार्ड देते हैं ये लोग। नेक्स्ट देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 21 में देखो किसको किसको दिया था, ये पूरे फील्ड के नाम है विथ प्लेयर्स। नीरज चोपड़ा पता है? हाँ, तो देखो सब प्लेयर्स को उन्होंने दिया था। उसमें देखो 10th मिथाली राज, इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन, उसको भी अवार्ड दिया था ये। नेक्स्ट देखो अर्जुन अवार्ड, देखो लंबा लिस्ट है किसको किसको दिया था, उसमें 3rd नाम तुमको पता होएगा, शिखर धवन, ठीक है। तो ये अर्जुन अवार्ड है जो 21 में रिलीज किया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे 38 पे द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य कोच को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यानचंद अवार्ड है फॉर द लाइफ टाइम। और उसके बाद है देखो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, उसमें देखो 2 कंपनी को दिया है, एक है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडियन ऑयल, ये 2 कंपनी को दिया है फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। चलो उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज ये तो वो वर्ल्ड कप का पता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, जिसमें पहला मैच हम लोग हारे थे, सॉरी पहला मैच जीते थे पाकिस्तान के सामने, हार्दिक पांड्या ने 6 मार के जिताया था। छोड़ो जाने दो, ऐसा हुआ था। तो एक वो इंफॉर्मेशन है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 22, वो मार्क करो, इंपॉर्टेंट। नो डाउट ये भी थोड़ा पुराना इंफॉर्मेशन है, बट ये याद रखना। उसके बाद देखो सीधा आ जाओ, टोक्यो पैरालंपिक,
पेज नंबर 40 पे। देखो, पहले हमेशा होता है ओलंपिक और उसके बाद हमेशा होता है पैरालंपिक। पैरालंपिक का मतलब होता है हैंडीकैप लोगों के लिए होता है ये। तो जो पर्सन हैंडीकैप है ना, उसका भी ओलंपिक अलग से होता है, तो उसको बोलते हैं पैरालंपिक। ठीक है, ये भी टोक्यो में हुआ था। तो उसमें देखो इतने लोगों को मेडल्स मिले थे इंडिया में, जैसे सुमित अंटिल एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में। देन फेमस पर्सन ये है अवनी लेखरा, शूटिंग में उसको गोल्ड मिला था। ठीक है, तो ये सारे प्लेयर्स के नाम याद रखने कि किसको पैरालंपिक्स में। देखो इंडिया ने बहुत ज्यादा अवार्ड्स जीते थे, कुछ अराउंड 19 अवार्ड्स है, 19 मेडल्स है जो इंडिया ने जीते थे पैरालंपिक में। हमने एक्चुअल ओलंपिक में कम जीते थे, हमने पैरालंपिक में ज्यादा जीते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज विंटर ओलंपिक पे आओ सीधा, पेज नंबर 41 के कॉर्नर पे। देखो नाम ही है विंटर ओलंपिक, मतलब ये ठंडी की सीजन में कंडक्ट किया गया था। फेब 4 से लेके 20 बीजिंग में हुआ था, चाइना में। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा इनोवेशन ये किया था इन्होंने कि जितने भी स्पोर्ट्स हुए थे ना, जो खेले थे ना, वो सारे के सारे स्पोर्ट्स स्नो पे खेले थे। सब कुछ, मतलब हर एक गेम स्नो पे खेलना है तुमको। तो इसके लिए उसका नाम रखा था विंटर ओलंपिक। बराबर, उसमें डेट अंडरलाइन करो, 4 से लेके 20 फेब, और ये चाइना ने होस्ट किया था। और ये होस्ट करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल स्नो के सेटअप भी लगवाए थे, जहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से स्नो पूरा प्लेग्राउंड बना था स्नो वाला, और बाद में ये स्पोर्ट्स वहां पे हुआ था। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया छोड़ दो फिलहाल के लिए, नहीं छोड़ो, पढ़ ही लो, लास्ट है ना ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम। देखो ये है ना, मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था खेलो इंडिया। देखो इंडिया में है ना, अगर तुम देखोगे ना, देर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली प्लेइंग वेरी गुड स्पोर्ट्स, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्ट गाइडेंस वो लोग बेचारे अच्छे लेवल तक जा ही नहीं पाते कभी। अब तुम देखोगे ना, जैसे उसेन बोल्ट कौन है, फास्टेस्ट रनर ऑन द अर्थ, तो वो बंदा है ना जमैका से आता है, ये बिलोंग्स टू जमैका कंट्री। जमैका कंट्री का तुम पॉपुलेशन देखोगे ना, कुछ लैक्स में है, 20-25 लाख होएगा, इससे ज्यादा उधर का पॉपुलेशन नहीं है। सोचो 25 लाख के पॉपुलेशन के अंदर एक ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्लेयर है। 25 लाख में एक फास्टेस्ट प्लेयर है उनके पास, फास्टेस्ट रनर है। तो इंडिया का तो पॉपुलेशन है 142 करोड़, अपने पास तो कितने रनर आने चाहिए, है कितने? एक फेमस था भाग वाला मिल्खा सिंह, उसके बाद एक आई फीमेल में हिमा दास, बस गिन के 2-3, और तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है ना कि इंडिया के पास रनर नहीं होंगे, होंगे भी होंगे, लेकिन एक लोअर लेवल पे टैलेंट खत्म हो गया, सही डायरेक्शन नहीं मिला, स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, तो बस इसकी वजह से वो लोग बेचारे कभी आगे ही नहीं आ पाए। तो इसके लिए खेलो इंडिया गेम का टारगेट ये है, स्टेट लोकल लेवल से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को, टैलेंट को ढूंढना और उनको एक स्टेज देना, सो दैट वो लोग अच्छे लेवल पे खेल सके। आज तुम देखोगे ना, इंडिया में भी तुम देखोगे ना, बॉलर्स नहीं है इंडिया के पास अच्छे, और तुम पाकिस्तान के बॉलर्स देखो, उनके पास एक से एक बॉलर्स है। पाकिस्तान का स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रहा है, और अपना हमेशा से स्ट्रेंथ बैटिंग रहा है। अपने पास इतने प्लेयर्स है, इतने क्रिकेटर्स है, बट एक ढंग का बॉलर नहीं है अपने पास। उधर के तुम बॉलर्स देखोगे ना, एवरेज बॉलर भी उनका 150-152 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल डालता है। अपने यहाँ पे एवरेज बॉलर 120-25 की स्पीड पे बॉल डाल रहा है। अपने यहाँ पे जो फास्टेस्ट है उमरान मलिक है, वो पाकिस्तान के लेवल की स्पीड पे बॉलिंग डालता है, बट उसके पास खाली स्पीड है, वो स्किल नहीं है। बराबर, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है। काफी सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जैसे अपने पास अच्छे प्लेयर्स है ही नहीं। चेस में अपने पास अच्छे प्लेयर्स है, बराबर, क्रिकेट में तो भर भर के है, बट वो सब बैटिंग वाले हैं, बॉलर तो अपने पास है भी नहीं। बॉक्सर्स अपने पास कम है। तुम देखोगे ना, ओलंपिक जब भी होता है ना, ओलंपिक ऑन एन एवरेज 50 स्पोर्ट्स में होता है, 50-55 स्पोर्ट्स में होता है। इंडिया उसमें से खाली 20 या 25 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। कुछ स्पोर्ट्स में तो हम जा ही नहीं रहे, एक प्लेयर भी नहीं भेज रहे। क्यों? वो स्पोर्ट्स इंडिया में खेलते ही नहीं है, और खेलता है तो कोई ढंग का नहीं है जिसको ओलंपिक में भेजा जाए। जैसे एक होता है गोल्फ, इंडिया में गोल्फ खेलने वाले बहुत कम लोग हैं।
उसमें भी एक होता है पोलो स्पोर्ट्स, घोड़े पे बैठ के खेलने का। इंडिया से एक भी प्लेयर नहीं है उधर, बराबर। इंडिया के पास स्विमर कितने हैं? बहुत कम। अब माधवन का जो बेटा है वो अच्छे लेवल पे स्विमिंग करता है, तो ऐसे एक दो प्लेयर्स हैं अपने पास, बाकी अपने पास वो भी नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत है। इसके लिए उन्होंने क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया, खेलो इंडिया प्रोग्राम। उसके अंदर है ना वो लोग ये सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। देखो एक टोटल है ना 12 वर्टिकल्स है, एक साइड 6 है, दूसरे साइड 6 है। 12 वर्टिकल्स में देखो ये लोग क्या क्या चीज पे ध्यान देंगे। पहला, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो ये एक प्लेयर का स्टेटमेंट था इंटरनेशनल लेवल पे। इमेजिन करो बांग्लादेश की जो टीम है ना, उसके एक प्लेयर ने ऐसा बोला था कि हमारे पास जो भी कोच आता है ना वो सब फॉरेन कंट्रीज के कोच आते हैं। अब फॉरेन कंट्री के जो कोच होते हैं ना वो इंग्लिश में बोलते हैं, और हमको इतना इंग्लिश आता नहीं है। हमारे आधी टीम में तो लोगों को इंग्लिश भी नहीं आ रहा है। वो बंदा इंग्लिश में कोचिंग कर रहा है, हमको घंटा समझ रहा है, तो हम करेंगे ही क्या फिर? हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। इंडिया में तुम देखोगे ना हर एक प्लेयर को इंग्लिश आता है, और हर एक प्लेयर को इंग्लिश आता है ना, इसके लिए अपने जितने भी फॉरेन कोच है ना उनको प्रॉब्लम नहीं होता है कभी। पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनका इंग्लिश एकदम खतरनाक होता है, बराबर। और वो लोग लेते फॉरेन कोच, बट उनका फिर क्राइटेरिया है फॉरेन कोच के साथ साथ एक पाकिस्तानी कोच भी होना चाहिए, फिर बेचारा ट्रांसलेटर बन के काम करता है। ऐसा बोला तेरे को। इसके लिए यहाँ पे लोग ध्यान देते हैं कम्युनिटी कोचिंग। कम्युनिटी कोचिंग मतलब जो लोकल लैंग्वेज आती है उसमें ही कोचिंग देंगे तुमको, तो एटलीस्ट लैंग्वेज की वजह से तुम्हारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए। तीसरा, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्टेट वाइज कंपटीशन होएगा, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, गुजरात वर्सेस एमपी। तो 28 29 जितने भी स्टेट्स है सब लोग साथ में मिलके आएंगे, और साथ में मिलके एक अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, और जो सबसे बेस्ट खेलेगा उसको फिर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भेजेंगे। देन टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, कोने कोपचे से ढूंढने का एक एक टैलेंट। जैसे देखो ये हुसैन बोल्ट ने बोला था कि धोनी अच्छा है क्रिकेट में है, अदरवाइज ही कैन बी अ गुड रनर। क्योंकि धोनी का जो स्पीड है ना भागने का वो हुसैन बोल्ट से भी ज्यादा है, बराबर। प्लस हुसैन बोल्ट है ना खाली कपड़े पहन के भागता है, ये बंदा 2 किलो का बैट, पैड, हेलमेट, सब ग्लव्स ये सब पहन के भागता है, फिर भी फास्ट भागता है। तो इमेजिन करो अगर ये रनिंग में गया धोनी तो उससे अच्छा ही करेगा। हाँ, तो मतलब कैसा है, ये टैलेंट बहुत लोगों में है ऐसा, बट इंडिया को पता नहीं है, तो ये लोग ढूंढते हैं अभी टैलेंट। देन यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में ना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। इंडिया का मेन बोलते हैं ना नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, हॉकी। लेकिन तुम क्रिकेट का डेवलपमेंट देखो कितना है और हॉकी का डेवलपमेंट देखो कितना है। काफी सारी जगह पे तो हॉकी के ग्राउंड्स भी नहीं है, बराबर। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। देन सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्पोर्ट्स, कि नेशनल स्पोर्ट्स या रीजनल स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए, बराबर। देन फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बच्चे लोग को अर्ली स्टेज से फिटनेस का ज्ञान दो कि स्पोर्ट्स खेलना है तो इम्पोर्टेंस क्या है फिटनेस का, उसके बिना तो स्पोर्ट्स में जा ही नहीं सकते। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स अमंग द पीपल विद डिसेबिलिटीज। तुमने नॉर्मल क्रिकेट देखा होगा, लेकिन एक पैरालंपिक क्रिकेट भी होता है और एक ब्लाइंड लोगों का भी क्रिकेट होता है। तो जो पैरालंपिक क्रिकेट होता है ना हैंडीकैप लोगों का, वो व्हीलचेयर पे बैठ के खेलते हैं, और जो ब्लाइंड लोगों का क्रिकेट होता है ना वो लोग ब्लाइंड लोग क्रिकेट खेलते हैं। जस्ट इमेजिन, मैंने देखा है उनका एक मैच, मतलब अपने को लग रहा है क्या हो रहा है, मतलब एकदम नॉर्मल दिखेगा वो, बट समझ में आ जाएगा कि ब्लाइंड लोगों का है, बट वो लोग खेलते भी। और एक वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता भी है, ब्लाइंड ओलंपिक, मतलब ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का होता है। क्रिकेट में लोगों को ऐसा लगता है हैंडीकैप है यूजलेस है, ब्लाइंड है यूजलेस है, पर तुम उसको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको भी बहुत हेल्प मिलता है। देन हाँ बोलो ना। हाँ एक मिनट रुको। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है
काफी सारे स्पोर्ट्स है ना, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी खेले जाते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान खेलता था ना पहले, तो इंटेंशन था फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना। फ्रेंडली रिलेशन बोल के खेल रहे हो और मैच फील्ड पे ही फाइट हो रही है, बराबर। बट काफी सारी कंट्री फ्रेंडली मैचेस रखते हैं क्योंकि अच्छे रिलेशन मेंटेन हो। एंड द लास्ट इज प्रमोशन ऑफ द रूरल एंड द ट्राइबल गेम्स। कुछ ट्राइबल गेम्स भी होती है जिसको आज धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे शायद रिकॉग्निशन मिलेगा एक लेवल के बाद, अभी तो नहीं है बट मिलेगा। तो ये 12 चीजों को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, समझा।